हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है, इसकी कौन कौन सी हिस्ट्री है। हिस्ट्री को हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ अप्लाइड साइकोलॉजी के कौन कौन से फील्ड हैं। अप्लाइड का मतलब आप सबको पता चल ही गया है कि कहाँ कहाँ पर हम साइकोलॉजी की एप्लीकेशन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, जिसको हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान भी बोला जाता है, और ये आपके एस्टेट के अंदर आपकी पूरी बुक भी आती है, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके अंदर बेसिकली ये यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। देखिए, अगर टीचर बनना है तो साइकोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी, 30 मार्क्स का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और उसके अंदर बेसिकली यही बताया जाता है कि किस तरह से हम सिद्धांतों का प्रयोग करके किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझ सकते हैं, और उसकी स्पेशली डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए वो चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं। क्योंकि जब एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर कई मेजर चेंजेस होते हैं, और ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ये हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि एजुकेशन के एरिया में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या उसकी डेवलपमेंट को समझना ज़रूरी है। ऑब्वियस है, एक टीचर को उसकी डेवलपमेंट के बारे में समझना ज़रूरी है। सभी बच्चे एक समान नहीं होते, उनका शिक्षा का स्तर क्या है, उनका लेवल क्या है, उनका आईक्यू क्या है, कौन से लर्निंग के प्रोसेसेस होते हैं, कौन सी वो प्रक्रियाएँ हैं, कौन से वो मेथड्स हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। तो एजुकेशन के जो क्षेत्र हैं, जो शिक्षा का क्षेत्र है, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। सेकंड बात करूँ तो वोकेशनल साइकोलॉजी। वोकेशनल होता है व्यावसायिक मनोविज्ञान। व्यावसायिक मनोविज्ञान के अंदर देखिए, आजकल की जो जनरेशन है बहुत कंफ्यूज है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो बेसिकली ये गाइडेंस करने के लिए वोकेशनल गाइडेंस के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं। कोई भी बच्चा जब काउंसलिंग के लिए आता है तो हम लोग उसको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा व्यवसाय आपको चूज़ करना चाहिए। कई तरह की हमारे पास इन्वेंट्रीज़ हैं जिसको हम कई बार, देखो बच्चों को ये पता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ इस फील्ड में लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे पास इंटरेस्ट इन्वेंट्री भी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास करियर से रिलेटेड जो वोकेशनल इंटरेस्ट रिकॉर्ड्स हैं वो भी होते हैं। इनके थ्रू हम ये पता लगा लेते हैं कि एक्चुअली वो बच्चा कहाँ किस फील्ड में जाना चाहता है, और हम उसको प्रॉपरली गाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। पहले क्या माना जाता था, ये है दैट इज संगठन मनोविज्ञान। इसके अंदर पहले क्या माना जाता था, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ ये होती थी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे ना, वो बस जैसे जिस तरह अंग्रेज हम पर वो करते थे, शासन करते थे, सेम उसी तरह से ये माना जाता है कि भाई जो एम्प्लॉयज़ को कुछ मत समझो, उनसे बस काम लेते रहो। लेकिन जो साइकोलॉजी है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन लोगों के आपस में संबंध कैसे होने चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तभी उनकी जो वर्क एफिशिएंसी, प्रोफिशेंसी है, एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ के हमारे सामने आती हैं। यदि हम एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं तो बदले में वो भी हमें उतनी ही प्रोफिशेंसी से काम देते हैं, उतना ही काम देते हैं। तो इस तरह से जो अप्लाइड साइकोलॉजी है वो इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उनको समझने में, उनको प्रॉपर हॉलीडेज़ देने में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक साइकोलॉजिस्ट स्पेशल अपॉइंट किया जाता है जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। तो हो गया, यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। नो डाउट क्लिनिकल का साइकोलॉजी, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है यहाँ दैट इज़ नैदानिक मनोविज्ञान, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। डिप्रेशन से संबंधित, स्ट्रेस से संबंधित जितनी भी बीमारियां आती हैं वो सब क्लिनिकल साइकोलॉजी में आती हैं। इसमें सिर्फ उन लोगों को ये नहीं किया जाता कि सिर्फ उनसे बातचीत करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाता है, बल्कि उनको प्रॉपरली मेडिसिन जो डिप्रेशन से संबंधित है, स्ट्रेस से संबंधित है, ओसीडी, देखिए एक लेवल तक तो हम इन लोगों से बात करके प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ मेडिसिन कई बार ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल पे डिप्रेशन हो जाता है तो उसको मेडिसिन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी के क्षेत्र में कैसे अप्लाइड साइकोलॉजी रोल प्ले करी है। कई
प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ नॉर्मली किसी की काउंसलिंग करके, उनके साथ टाइम, उनकी बात को सुन के, उनका टाइम स्पेंड करके, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ये कहता है कि मेरी जो हस्बैंड वाइफ के आपस में नहीं बन रही, मेरी उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग कम है, या फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जो वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो वो आपके पास उस चीज़ को शेयर करने आता है और आप उनको थेरेपीज़ दे के, उनसे बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हो, तो अप्लाई कर रहे हो आप चीज़ों को। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजी। बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, जब एक कल्चर का दूसरे कल्चर में जाना होता है, समुदाय में जाना होता है, तो आपस में जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पर भी हम साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं इन मेथड्स को, कि किस तरह से हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों कम्युनिटी के बीच में आपसी संबंध, देखिए जैसे सोशल साइकोलॉजी है, वहाँ पे ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कोऑपरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, आपस में किस तरह से बॉन्डिंग होनी चाहिए, उन चीज़ों को साइकोलॉजिकल वे में हम चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में अप्लाइड साइकोलॉजी का क्या रोल है? जो राजनीतिक संबंध होते हैं, जैसे एक देश के दूसरे देश के साथ नेताओं के आपस में संबंध, इन सब चीज़ों को समझने के लिए जो साइकोलॉजी है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को समझते हैं हम लोग इससे, इसी तरह से दूसरे देश के माइंड में, देखिए जो अभी कोरोना है वो बहुत एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है, चीन से सबने बायकॉट कर दिया है, लेकिन एग्जैक्टली में उसके पीछे पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सब चीज़ों को स्टडी करने में साइकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक के अंदर भी सेम, हमारी जो अर्थव्यवस्था है किस तरह से चल रही है, वहाँ पे साइकोलॉजी का कैसे रोल है। जो अभी इस सिचुएशन में लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे आर्थिकता से संबंधित जो उनको अभी जो आपको भी पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसमें हम लोगों के व्यवहार को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे उनको इन सब तंगियों से दूर कर सकते हैं, कि आपको जो है एक बैलेंस बना के रखना है, आपको उतना ही खर्चा करना है जितना कि ज़रूरी है, फाइन। तो इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर मार्केट के अंदर जो उपभोक्ता होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके व्यवहारों को भी स्टडी करने में, कि कब किसकी पॉकेट से पैसे निकलवाने हैं, कब उनको शांत करना है, पैसों को लेकर बचत की आदत डालनी है उन लोगों में। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं जहाँ से पैसों से संबंधित होती हैं, वहाँ पर भी हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, एप्लीकेबल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक के अंदर ये एक ऐसी शाखा है, ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि जो लॉज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, अदालत होती है, वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो विटनेस होते हैं, देखिए जो विटनेस होते हैं कई बार ना, वो जो उन्होंने देखा है उसको 3 गुना करके बोलते हैं। आई विटनेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो उस बात को, मान लीजिए कि कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, वो कहते हैं कि गाड़ी आई, गाड़ी से उसने सीधा का सीधा मार दिया और वो बंदा उड़ गया, लेकिन सेकंड पर्सन जो विटनेस है वो ये बताता है कि सामने वाले ने ड्रंक कर रखी थी, दैट्स वाई। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना और उनको जांच करना, उनको प्रस्तुत करने से संबंधित होती हैं ये जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों का। या कई बार जो विटनेस होता है वो घबरा जाता है, अपनी बात को नहीं कह पाता, तो यहाँ पर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको काम डाउन करते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स जो भी आप हमें बताएंगे उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको किसी से लीक नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हम साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेल्थ को लेके भी कई इश्यूज होते हैं जिसका कभी कोई प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी का कैंसर है, वो लास्ट स्टेज पे है, तो आप उसको सिर्फ अपने बातों से, उसकी काउंसलिंग करके, कि किस तरह आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अब लास्ट स्टेज है, उसका ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो आप उसको थोड़े से हेल्दी डाइट देकर उसको रोकथाम के उपचार के जो हैं आइडियाज़ दे सकते हो। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल वे में हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मिलिट्री साइकोलॉजी। नो डाउट मिलिट्री के अंदर कई टेस्ट हैं, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि पर्सनैलिटी के जो टेस्ट होते हैं, दैट इज़ TAT, जो कि काफ़ी फेमस भी है, और CDS में
लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए इस टेस्ट को लिया भी जाता है एसएसबी के अंदर, कि आपको एक स्टोरी बना के बतानी होती है और एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो पता लगाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। फाइन, तो इन सब चीज़ों में अप्लाइड साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और साइकोलॉजी का नॉर्मली हर फील्ड में ही यूज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स, आप यहाँ पे ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस हैं सब में साइकोलॉजी का यूज़ हो रहा है, और ये सब ब्रांचेस हैं तो ऑब्वियस है, लेकिन अप्लाई किया जा रहा है अब चीज़ों को, सभी सिद्धांतों को वहाँ पर देखा जाता है। जैसे लर्निंग के जो प्रोसेस हैं उन सब चीज़ों को स्कूल्स में भी बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल करके ये कर दिया गया है प्रूफ कि साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन की डेली लाइफ में। तो आज हमारा फील्ड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी फिनिश हो चुका है, और कल जो हम नया टॉपिक करेंगे दैट इज़ करियर्स इन साइकोलॉजी।